नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेज ऑर्गेनिक। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का क्लेजन्स केमिक रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन और क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन पे थी, कि कैसे जो क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस है उसमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, तो क्लेजन्स केमिक रिएक्शन जो है एक क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम डिफरेंट सबस्ट्रेट लेते हैं, जो क्योंकि हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए ना, एक का हमें इनोलेट बनाना है और एक मॉलिक्यूल हमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल लेना है, ताकि ये जो इनोलेट है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे और फर्दर हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे या फिर हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिले। तो देखो, क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। ये मैंने लास्ट वीडियो में जो पहले बनाई थी उसमें बताया है। तो ये यूजफुल होगी, यानी कि वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से कैसे जो है हम उसे सिंथेटिकली जो है यूटिलाइज कर सकते हैं उसे। तो ये यूजफुल हो सकती है इफ वहां दो कंडीशन बताई थी, ओनली वन पार्टनर इज कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पार्टनर इज नॉन इनोलाइजेबल एंड मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन फर्स्ट पार्टनर। यानी कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इनोलेट बन सके, देखो हमें मैकेनिज्म लिखने के लिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स चाहिए। ऑब्वियसली वो दो मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट होंगे, क्योंकि क्लोज्ड रिएक्शन है ये। ठीक है, अगर वो दोनों अलग अलग इनोलेट बनाए तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन थी कि इनोलेट सिर्फ एक बने और जो सेकेंड पार्टनर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो। फर्स्ट कंडीशन ये है एक ही इनोलेट बनाए। सेकंड जो है सेकंड पार्टनर वो इनोलेट ना बनाए, जबकि ये वाला जो सेकंड पार्टनर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो, ताकि यह इनोलेट बना और ये इस पे अटैक करे और पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे। तो ये जो सिंथेटिकली जो यूजफुल हमने बना लिया क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, इसे हम बोलते हैं क्लेजन्स केमिक रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने डिफरेंट केस लिए हैं क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, जितने केस पॉसिबल है। देखो, क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम जो सबस्ट्रेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं या तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स। तो मैंने यहाँ एल्डिहाइड 1 प्लस एल्डिहाइड 2 लिखा है एज अ सबस्ट्रेट, एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, तो सेकंड केस जब दो डिफरेंट कीटोन यूज करो। ओके, एंड थर्ड केस जब एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन यूज करो। तो अब अल्फा हाइड्रोजन के केस लिखे हैं मैंने। देखो, इसके पास भी जो फर्स्ट एल्डिहाइड है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास नहीं है। ठीक है, ये दोनों केस हो गए। उसके बाद जो है ये जो एल्डिहाइड प्लस कीटोन के हैं, एक बार इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दोनों के पास हो सकते हैं। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये केस हो सकता है। इसके पास है एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन के पास नहीं है, या फिर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बल्कि कीटोन के पास है। ये जो सेकंड केस है, ये इसमें है दो डिफरेंट कीटोन की रिएक्शन। अब देखो, ये यूजुअल केस है। ठीक है, होता है ये वाला। कीटोन प्लस कीटोन की नहीं होती। क्यों नहीं होती? दिस जो क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन्स इज सेल्डम यूज्ड, यानी कि कभी कभार ही ये यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि जो कीटोन के केस में है दोनों ही कीटोन है, राइट। तो जो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था कि वो इक्विलिब्रियम में होती है। और अगर इक्विलिब्रियम में है, इस केस में जिसमें दोनों ही कीटोन है डिफरेंट, ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनफेवरेबल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इक्विलिब्रियम है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तभी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। कैसे न कैसे हमें इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो है अनफेवरेबल है, इसलिए हमें पर्टिकुलर रिएक्टेंट दोबारा से मिल जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पर्टिकुलर इन केस ऑफ टू डिफरेंट कीटोन्स when undergoing cross aldol condensation reaction, the reaction is seldom used because of unfavorable equilibrium, and second is the reaction of two different ketones is more difficult than aldehydes. क्यों? क्योंकि कीटोन्स जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं। ठीक है, और जो है लेस इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स।
तो अभी देखो एक कीटोन इनोलेट बनाया हमने इस कीटोन का। अब इसे अगर एल्डिहाइड पे रिएक्ट करना हो, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो ये आसानी से कर जाएगा। बट अगर एक कीटोन को दूसरे कीटोन पे करना है, यानी इसका इनोलेट बना लिया बट दूसरे कीटोन पे ही अटैक करना है, तो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ये जो है रिएक्शन ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो इस वजह से इसे हम कभी कभार यूज करते हैं। तो इस केस को तो नहीं ले रहे हैं हम। अब ये दो केस बचे, मैंने अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन लिख दी है, राइट। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दिक्कत क्या आई थी और कहां कहां यूजफुल है, यानी इस स्टेटमेंट को मैं इसमें दिखाऊंगा। इस स्टेटमेंट को इसमें दिखाने का मतलब है इस क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन को किस किस कंडीशन में पॉसिबल है वो आपको पता चल जाएगा। देखो जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका इनोलेट बन सकता है, इसका इनोलेट बन सकता है, राइट। तो हमें जो है इसके इनोलेट इस पे अटैक कर दे, इसका इनोलेट खुद पे अटैक कर दे, इसका इनोलेट इस पे अटैक कर दे, इसका इनोलेट खुद पे अटैक कर दे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये तो सिंथेटिकली यूजफुल है ही नहीं हमारे लिए। हमें तो पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए, या इनकेस प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट हमें मिल जाए, मेजर माइनर मिल जाए, ताकि हम उसे सेपरेट कर सकें, लेकिन ये सिंथेटिकली यूजफुल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं दैट हाउ टू कंट्रोल दीज रिएक्शंस, राइट। इस पर मैं जो है वीडियो बनाऊंगा इससे नेक्स्ट वाली, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी कि कैसे जो है इस तरह की रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सके, ताकि हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल सके। हाउ टू कंट्रोल डिफरेंट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, इस नाम से। देन अगर इस एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका इनोलेट बन सकता है, इसके साथ वो रिएक्ट करके पर्टिकुलर रिएक्शन दे सकता है, तो सिंथेटिकली यूजफुल हुआ। अब आप कहेंगे इसका इनोलेट इस पे भी तो रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल एग्री, लेकिन किस किस केस में जो है हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा उसका मैं आपको इसमें क्लेजेंस-स्किमिट में बताऊंगा। तो ये वाला केस जो है क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन का फर्स्ट केस हुआ, राइट। ये वाला केस तो नहीं लेंगे हम। थर्ड केस एल्डिहाइड और कीटोन, जब देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका इनोलेट इसी पे अटैक करे, इसका इनोलेट इस पे अटैक करे, राइट। इसका इनोलेट इसी पे अटैक करे, इसका इनोलेट इस पे अटैक करे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कम्स टू हाउ टू कंट्रोल दीज रिएक्शंस, राइट। तो इसमें आएगा ये। उसके बाद एक के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। अब जब हमारे पास किसी भी सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इनोलेट कहां से बनेगा, तो वो हमारे लिए तो इस केस में सिंथेटिकली यूटिलिटी है ही नहीं उसकी कुछ, तो ये भी नहीं आएगा केस। ये भी केस नहीं है इसमें, ये भी केस नहीं है, जैसे कि इसमें ये नहीं था, इसमें एक केस था क्लेजेंस-स्किमिट का, यानी कि यूजफुल का, राइट। मैंने ये तो बोला कि यूजफुल होगी तो क्लेजेंस-स्किमिट होगी, तो ये डिफरेंट केस है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। जिसमें यूजफुल है मैं आपको बता रहा हूँ, क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन का पॉइंट है, राइट। तो ये हो गया, इस केस में नहीं है। अब देखो इसमें है अल्फा हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड के पास, लेकिन कीटोन के पास नहीं है, ठीक है। तो इसका इनोलेट तो बना लेंगे, बट अब देखो इसका इनोलेट एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, इसका इनोलेट कीटोन पे। केस क्या है, ऑब्वियसली इसका इनोलेट एल्डिहाइड पे रिएक्ट करना चाहेगा, राइट, ना कि कीटोन पे, बिकॉज कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। तो ये भी केस जो है हाउ टू कंट्रोल में आएगा, तो ये भी इसमें नहीं है। अब देखो एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कीटोन के पास है, तो कीटोन क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा और एल्डिहाइड पे रिएक्ट आसानी से कर सकता है। इस केस में ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशंस, राइट। देखो इसने कहा एक पार्टनर जो है इनोलाइज होना चाहिए, तो देखो एक पार्टनर यहाँ इनोलाइज हो सकता है क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड पार्टनर इज नॉन इनोलाइजेबल, सेकंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नॉन इनोलाइजेबल हो गया, एंड मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन फर्स्ट, यानी कि ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए इससे। ऑब्वियसली एल्डिहाइड्स, ये देखो ये वाला एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो ये इस कंडीशन में जो है ये पर्टिकुलर। तो देखो ये दो कंडीशन है, मैंने देखो सामने लिख रहा है क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन, और ये कंडीशन क्लेजेंस-स्किमिट रिएक्शन, ठीक है। अब ये कंडीशन चाहे आप बोल दो वो भी क्लेजेंस-स्किमिट, और पर्टिकुलर इस पे जब हम आ गए तो हमें सबस्ट्रेट मिल गए, राइट। तो अब देखो एल्डिहाइड जो है नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, तो मैंने यहां लिख लिया इसे। एल्डिहाइड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, कीटोन है अल्फा हाइड्रोजन एटम, रिएक्ट कर दिया, एल्डिहाइड हो सकता है यहाँ, राइट। देखो यहाँ पे देखो ये चीज, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
वो रिएक्ट कर रहा है एल्डिहाइड से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में, राइट। तो यहाँ देखो एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है रिएक्ट कर रहा है उसे एल्डिहाइड से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट केस ये वाला। अब इसके केस में देखो एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट कर रहा है कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन एटम, कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसे ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद जब इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं बेस, देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया कि ये बेस जो है बेस प्रेफर्ड होती है, बेस कैटालाइज प्रेफर्ड रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू हम मतलब एसिड कैटालाइज रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करते। उसको मैंने रीजन बताया था कि एसिड कैटालाइज में हमारे पास जो है डिहाइड्रेशन के टाइम कैटायन बनता है, राइट, कार्बोकैटायन बनता है, तो फर्दर रीअरेंजमेंट कर सकता है, डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट दे सकता है। तो इसलिए जो है हम बेस कैटालाइज रिएक्शन को प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन क्लेजन-स्कीमिट रिएक्शन एनी एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट, और विच इज नॉन इनोलाइजेबल। अब आपको पता चलेगा कि किस केस में जब अल्फा हाइड्रोजन एटम हो लेकिन वो फिर भी इनोलाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम और इज इनकैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन, यानी कि इनोल नहीं बन सकता व्हेन रिएक्टेड विद एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट, in the presence of base gives alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। ठीक है, इस केस में इनोलेट नहीं बनेगा, इस केस में इनोलेट बनेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के जो ऊपर है अटैक करेगा बेस की प्रेजेंस में और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा बेस की प्रेजेंस में, तो इसका इनोलेट बनेगा, राइट। अब बेस कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट क्यों यूज करते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो इस केस में भी हम NaOH या KOH को यूज कर सकते हैं, आपको डाइल्यूट NaOH भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर 10% NaOH लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स में आपको सोडियम इथोक्साइड भी मिलेगा एज अ बेस। तो अब ये है कि एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ये बोलते ही जब मैं आपको बोलूं एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, दो चीजें एकदम से स्ट्राइक करेंगे आपके पास। फर्स्ट केस फॉर्मल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है इसके पास, राइट, एंड सेकंड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसे तो हम यूज कर ही नहीं सकते, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रखा है इससे पहले वाली वीडियो में जो एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर थी कि इसे हम क्यों यूज नहीं करते, राइट। तो बेसिकली हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो आपको किसी भी बुक में पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मतलब आप अगर डिफरेंट बुक से कंसल्ट करोगे क्लेजन-स्कीमिट रिएक्शन को, आपको डिफरेंट उनकी जो है स्टेटमेंट मिलेगी, एक जो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, वो अलग दे रखी है। लेकिन मैंने जो किया है कई बुक्स को कंसल्ट किया है और एक ये जो है मतलब एक मैप, रोड मैप तैयार किया है इसका कि कैसे कैसे जो है उस डेफिनेशन तक पहुंचा जा सकता है और उसे समझा जा सकता है। सो बेसिकली ये ब्रॉड चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आप किसी भी बुक से पढ़ें इस रिएक्शन को, आपको सब समझ आएगा। तो अब बात करते हैं क्लेजन-स्कीमिट रिएक्शन के मैकेनिज्म की। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पर की जाती है, ओके। तो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। देखो ये एक एग्जांपल है, वी हैव एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अ कीटोन in the presence of 10% NaOH 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल रहा है हमें। देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट, हमारे पास यहाँ कीटोन है, यानी कीटोन है अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन है अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड, 3 इस साइड, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये बेस जैसा कि मैंने आपको बताया था NaOH का यूज होता है, लो टेम्परेचर का यूज होता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो होगा, तो हमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वहां से इनोलेट जनरेट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर CH2, यहाँ H मैंने ऐसे शो कर दिया, तो NaH जो है OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इनोलेट आयन बन गया, राइट, ये कार्बन आयन बन गया अभी। तो कार्बन आयन जो है इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखो, इनोलेट आयन। तो ये जो है हमारे पास इनोलेट
आयन बन गया फर्स्ट स्टेप में, राइट। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इनरलेट आयन बना है ये पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा ये वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट, इस पे अटैक करेगा। तो देखो ये यहां ये जो है अटैक करेगा इस कार्बन पे, राइट, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। तो देखो यहां से स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, CH3, यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, C डबल बॉन्ड O उस साइड देखो, उसके बाद यहाँ CH2, ये CH2, उसके बाद ये वाला CH2 जो है C से अटैच होगा, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ से एक H अटैच है और एक ये बेंजीन रहेगी, राइट, इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ OH नेगेटिव ने H एब्स्ट्रैक्ट किया, वाटर निकला रिएक्शन, तो ये रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास वाटर भी है, वैसे भी ये एक्वस NaOH की प्रेजेंस में 10% NaOH की प्रेजेंस में, तो वाटर है मीडियम में। तो उसके बाद जो है ये H पर अटैक करेगा OH नेगेटिव सिस्टम से, फिर बाहर नेगेटिव OH नेगेटिव जो है सिस्टम से बाहर गया, राइट। तो हमें जो पर्टिकुलर एल्डोल मिल गया। लेकिन देखो बेस तो प्रेजेंट है ही ना रिएक्शन मीडियम में, तो ये बेस जो है यहाँ पर देखो ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही अभी भी, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम बेस जो है इस पे अटैक करेगा, राइट, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, पर्टिकुलर कार्बन आयन जनरेट हो गया हमारे पास, राइट। उसके बाद जो है ये कार्बन आयन यहां जाता है OH नेगेटिव सिस्टम से निकल जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन का स्टेप हुआ ये, राइट, यहां से नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और ये जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो डिहाइड्रेशन स्टेप है यहां से लेकर ये जो कंप्लीट डिहाइड्रेशन स्टेप है बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था बेस कैटालाइज में हमेशा इवन CB एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू डिहाइड्रेशन होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो इवन CB कैसे, देखो ये जो है पहले कार्बन आयन बनाया, फिर उसके बाद ये यहाँ गए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाला, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बहुत वीक लिविंग ग्रुप है, एज इट इज तो हम निकाल ही नहीं सकते उसे, ठीक है। तो ये तो CO की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये काफी एसिडिक होता है, यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है स्टेबल हो पाता है क्योंकि ये रेजोनेंस में है CO ग्रुप के साथ, राइट। तो फिर फर्दर जो है ये यहाँ जाता है और जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एज अ लिविंग ग्रुप निकलता है और हमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो अब बात करते हैं क्लेजन-स्कीमिट रिएक्शन के एग्जांपल्स की। तो एक तो मैंने मैकेनिज्म में आपको बताया, दूसरा देखो हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक कीटोन। इस एरोमेटिक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इस एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास नहीं है, तो इनोलेट एक का बनेगा, राइट। जैसे कि इसमें है देखो मेन रिएक्शन से कर रहा हूं मैं कंफर्म, एल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो हमारे पास कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ CH3 है ना, ओके। तो NaOH की प्रेजेंस में इसका इनोलेट बना नेगेटिव, देन ये फर्दर CO पे अटैक करेगा, यहाँ COH एल्डिहाइडिक ग्रुप पे पहले एल्डोल बनाएगा, देन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा सिस्टम से, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। आप इसका मैकेनिज्म लिख के देख सकते हो, ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर ये एग्जांपल हुआ क्लेजन-स्कीमिट का। उसके बाद ये वाला देखो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। उसके बाद कीटोन है ये पर्टिकुलर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन कर रहे हैं। ये देखो ये अल्फा बीटा इस CO के रिस्पेक्ट में देखो यहां पर देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन में, और इस रिएक्शन का फर्दर यूज होता है फ्लेवोन्स को बनाने में, राइट। तो फर्दर रिएक्शन जो है यहां हम जो है नहीं ले रहे उसे, पर्टिकुलर जो है ये है कि ये क्लेजन-स्कीमिट रिएक्शन यहां तक होती है, उसके बाद हम फ्लेवोन्स की सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया मैंने, एक एल्डिहाइड लिया, ये वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। नेक्स्ट एल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एसिटाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट, 10% NaOH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना। अब देखो यहाँ वही केस है जो मैंने आपको बताया था कि जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
तो ये इनोलेट नहीं बनाएगा, राइट, ये सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। लेकिन ये देखो, ये इनोलेट बनाएगा और इसके मॉलिक्यूल पे भी तो अटैक कर सकता है, यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी तो दे सकता है। लेकिन नहीं, हमें मिलता है प्रीडोमिनेट क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है हमें, राइट। क्यों मिलता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसलिए जो है इसको, यानी कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये वाला एल्डिहाइड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है हमें क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तभी ये क्लेजेंस-कीमिट में लिया है, क्योंकि क्लेजेंस-कीमिट रिएक्शन क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही तो है, राइट। तो ये कैसे बना, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो क्यों नहीं मिला। देखो, अगर ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करे ये, तो उसके बाद क्या, इसका इनोलेट इसी पे अटैक करेगा, तो पहले एल्डोल बना, राइट, डिहाइड्रेशन हुई, ये प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है, राइट। उसके बाद अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो ये जो है इसका इनोलेट बना, इस पे अटैक किया, एल्डोल बना, डिहाइड्रेशन, क्रॉस प्रोडक्ट मिला हमें। अब देखो, ये जो सेल्फ कंडेंसेशन की फॉर्मेशन हुई है, इसमें इक्विलिब्रियम में है, ये वाला स्टेप भी और डिहाइड्रेशन स्टेप भी। तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड भी शिफ्ट होगी, ये वापस यहाँ रिएक्टेंट में आएगा, फिर फर्दर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ये वाला एल्डोल तक, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, राइट। उसके बाद अब रिएक्टेंट जो है, ये वाली रिएक्शन यहाँ कैसे शिफ्ट होती है, देखो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि एक बार डिहाइड्रेशन हुआ तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, वापस फॉर्मेशन नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। रीजन, पहला रीजन देखो, ये जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हुई है वो कंजुगेशन में है इसके साथ, राइट। ये देखो बेंजीन की डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, देन ये यहाँ, ठीक है, विच मेक्स इट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। इसमें तो यही है ना, सिर्फ ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग भी है जो कि कंजुगेशन में है, तो ये इरिवर्सिबल स्टेप हुआ। तो जैसे जैसे ये रिवर्सिबल में ये बना, ये वापस आता रहेगा, ये बनाता रहेगा, ये इरिवर्सिबली ये बनाता रहेगा, और रिएक्शन जो है इसकी तरफ शिफ्ट होती रहेगी और हमें पर्टिकुलर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए जो है इस केस को भी, यानी कि एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम और एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसे भी हमने जो है क्लेजेंस-कीमिट रिएक्शन में इस केस को लिया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ देखो, अब ये अनइनोलाइज्ड है, नॉन इनोलाइज बोल सकते हैं सही से, ठीक है। ये इनोलाइजेबल है, बेस है सोडियम इथोक्साइड, इनोलेट बनाएगा, ये फर्दर इस पे अटैक करेगा, डिहाइड्रेशन होकर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। आप इसका मैकेनिज्म लिख के देख सकते हो, इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फर्दर जो है H2SO4 के प्रेजेंस में हम बीटा इनोन बनाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट। तो मेन जो है क्लेजेंस-कीमिट रिएक्शन जो है वो यहां तक है, ठीक है। अब कुछ है क्लेजेंस-कीमिट रिएक्शन के बारे में जो चीजें कहीं ना कहीं बुक में गलत दे रखे हैं, जैसे एस्टर के बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो की पॉइंट देखो आप कि एस्टर्स डोंट अंडरगो क्लेजेंस-कीमिट रिएक्शन। अब मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ, देखो अब तक मैंने आपको क्या बताया है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फर्दर ये बोला है कि जो क्लेजेंस-कीमिट है वो भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। और बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि मुझे एल्डिहाइड और कीटोन ही चाहिए, मैंने एस्टर की बात नहीं की। अब आप देखो, जब मैं बोलूंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये सब चीजें आ जाएंगी जो मैंने आपको अब तक बताई हैं। फर्दर वीडियो जब आएगी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन पे मैं बनाऊंगा, तब आप देखेंगे मैं बोलूंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। अब आप बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन तो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में भी होती है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एस्टर्स भी होती है, पर्टिकुलरली एल्डोल प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इसलिए जो है हम उसे, जितने भी ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की हैं, उसे पर्टिकुलरली एल्डिहाइड और कीटोन में ही रखते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले आएगा एल्डिहाइड और कीटोन, एस्टर की कोई बात नहीं, क्योंकि एस्टर के लिए जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका अलग से नाम है हमारे पास, क्या है उसका, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। तो यहां देखो इस केस में एस्टर्स डोंट अंडरगो क्लेजन-कीमिट रिएक्शन बिकॉज जो यहां बेस यूज करते हैं पर्टिकुलरली वो करते हैं NaOH, मेनली यूज करते हैं वो NaOH यूज करते हैं। जो NaOH बेस है वो इनोलाइज नहीं कर सकता एस्टर्स को। क्यों नहीं इनोलाइज कर सकता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एस्टर्स
देखो OET इन प्रेजेंस ऑफ बेस, NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये पर्टिकुलरली एसिड दे देते हैं, राइट। तो इनोलेट कैसे बनेगा, ये तो हाइड्रोलाइज ही कर दिया इसने एस्टर को, स्ट्रक्चर ही चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो इसलिए हम NaOH यूज नहीं करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में। जब मैं क्लेजन कंडेंसेशन कराऊंगा आपको बताऊंगा कि वहां NaOH यूज ना करके हम जो है सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड जो है एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो एसिड्स डोंट अंडरगो क्लेजन केमिकल रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बुक्स में दे रखा है तो वो गलत दे रखा है, तो आप उसे ऐसे ना करें, क्योंकि वो जो पार्ट आएगा वो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में आएगा। सेकंड पॉइंट इज व्हाई टू यूज डाइल्यूट NaOH। अब आप यहाँ पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो कि डाइल्यूट NaOH ही क्यों, सब में अब तक जो है हमने यूज किया था, व्हाई वी कांट यूज कंसंट्रेटेड NaOH। एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया था, यहाँ जो है क्लेजन केमिट रिएक्शन में यानी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस केस में क्लेजन केमिट केस में हम डाइल्यूटिव यूज करें 10% NaOH करके, ठीक है। क्यों कंसंट्रेटेड कर लिया, तो क्यों, देखो हमने क्लेजन केमिट में मेनली जो एल्डिहाइड लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, वो लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड, राइट। और आपको केनिज़ेरो रिएक्शन का पता होगा, यानी कि एनी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद बेस, कंसंट्रेटेड बेस यानी कि NaOH, concentrated, right, concentrated NaOH gives disproportionation reaction। तो ये फर्दर देता है हमें अल्कोहल एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ये मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस भी होता है अल्कोहल में, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है एसिड में। यानी कि अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो पर्टिकुलर जो है, ये पर्टिकुलर जो है वो केनिज़ेरो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो जो रिएक्शन है वो कंपीट करेगी एज कम्पेयर टू क्लेजन केमिट रिएक्शन। फिर वही से प्रॉब्लम कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो इसलिए हम जो है डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं। तो ये सब था हमारा क्लेजन केमिट रिएक्शन के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।